Recording in progress. ओके बच्चों, सबसे पहले हमको इस बात का पता होना चाहिए कि नेफ्रोटिक और नेफ्रिटिक सिंड्रोम में फ़र्क क्या है। आपने ये बात अपने ज़हन के अंदर रखनी है कि अभी हम जो डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ देखेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, फिर हम एक को डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नेफ्रोटिक वर्सेस नेफ्रिटिक सिंड्रोम है क्या, वर्सेस नेफ्रिटिक सिंड्रोम है क्या। तो अभी हम इनको देखते हैं। तो देखो बच्चों, नेफ्रोटिक वर्सेस नेफ्रिटिक सिंड्रोम के अंदर जिन बातों को आप लोगों को पता होना चाहिए, सबसे पहले आपने ये कहना होता है कि एक चीज आपने डिफरेंशिएट करनी है। वो क्या? नेफ्रिटिक सिंड्रोम के अंदर आपका ब्लड आता है यूरिन के अंदर, और नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर ब्लड नहीं आता। नेफ्रिटिक सिंड्रोम के अंदर क्या आता है? एक तरह का ब्लड आता है यूरिन के अंदर, और नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर आपका ब्लड नहीं आता। तो एक बात तो आपको पता चल गई कि अगर कभी भी एग्जामिनर ने ये कह दिया कि एक पेशेंट आपके पास आता है और उसके अंदर हिमाचूरिया हो रहा है, क्या हो रहा है? एक तरह का हिमाचूरिया हो रहा है, तो इसके अंदर ही आपको पता चल जाएगा कि ये एग्जामिनर अब नेफ्रिटिक सिंड्रोम की बात कर रहा है। समझ आई कि नहीं आई? तो आपने कहना है कि जो नेफ्रिटिक होता है, जो नेफ्रिटिक सिंड्रोम है, उसके अंदर आप क्या देखते हो? आपने कहना है इसके अंदर हम हीमाचूरिया देखते हैं। क्या देखते हैं ना का? हीमाचूरिया देखते होते हैं। हीमाचूरिया का मतलब क्या है? कि ब्लड इन यूरिन, ब्लड इन यूरिन। इसके अंदर आप क्या देखते हैं? एक तरह का ब्लड इन यूरिन देखते होते हैं। और जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है उसके अंदर ऐसी कोई भी चीज देखी नहीं जाती, ब्लड इन यूरिन नहीं देखा जाता। आपने कहना है कि यहाँ पर ये चीज क्या होती है? एक तरह की एब्सेंट होती है नेफ्रोटिक के अंदर। ओके, अभी हम आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं। आगे आपको ये पता होना चाहिए बच्चों कि जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है उसके अंदर आपकी मेजर प्रोटीन लॉस होती हैं। अगर हम इनको दोनों को सेपरेट डिफरेंशिएट करें ना बच्चों, कि हाँ जी जनाब, चलो पहले अगर मैं एक तरह का नेफ्रिटिक सिंड्रोम को लिखता हूँ, उसके बाद फिर मैं एक तरह का नेफ्रोटिक सिंड्रोम को लिखूंगा, उसके अंदर हम ये देखते हैं। तो पहली जो बात मैंने लिखी थी वो मैंने क्या कहा था कि बच्चों आपने ये बात अपने जहन के अंदर रखनी है कि नेफ्रिटिक सिंड्रोम वो सिंड्रोम होता है जिसके अंदर आपने कहना है कि बंदे के अंदर क्या होता है? हिमाचूरिया होता है। हिमाचूरिया मतलब के ब्लड इन यूरिन हम देखते होते हैं। तो आपने कहना है कि ब्लड इन यूरिन हिमाचूरिया आप इसके अंदर देखेंगे, नंबर वन। नंबर टू, नेफ्रिटिक सिंड्रोम के अंदर क्या होता है बच्चों? आपने कहना है कि इसके अंदर जो किडनी होता है, जो ग्लोमेरुलस होता है, वो फिल्टर यूरिन कर ही नहीं पाता। ठीक हो गया। जब यूरिन फिल्टर का मतलब कि फ्लूइड फिल्टर कर ही नहीं पाता, तो यूरिन की जो प्रोडक्शन होती है वो कम हो जाती है। जब इसके अंदर यूरिन की जो प्रोडक्शन कम होती है तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? ओलिगो यूरिया। क्या कहते हैं? एक तरह का ओलिगो यूरिया। या यूरिन आउटपुट जो होती है वो एक तरह की कम हो जाती है ऐसे पेशेंट के अंदर। आपका वो पेशेंट जिसको नेफ्रिटिकस सिंड्रोम हो। अब मैं आप लोगों से एक बात पूछता हूं बच्चों कि अगर फॉर एग्जांपल किसी भी इंसान के अंदर कोई भी ऐसा बंदा आप देखते हो जिसके अंदर आप ये देखते हो कि ओलिगो यूरिया हो रहा है, जब इसके अंदर ओलिगोयूरिया हो रहा है तो उसकी वजह से जो टॉक्सिक सब्सटेंस जो यूरिन के अंदर जा रहे हैं वो कम जा रहे हैं या ज्यादा जा रहे हैं? शाबाश, ये बताइएगा बच्चों। जो टॉक्सिक सब्सटेंस यूरिन के अंदर जा रहे हैं वो ज्यादा जा रहे हैं या कम? टॉक्सिक सब्सटेंस यूरिन के अंदर क्या जा रहे हैं? एक तरह के कम जा रहे हैं। जब टॉक्सिक सब्सटेंस यूरिन के अंदर कम जा रहे हैं तो यही टॉक्सिक सब्सटेंस आपके ब्लड के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। जब यही टॉक्सिक सब्सटेंस आपके ब्लड के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं तो यूरिया और क्रेट का जो लेवल होगा वो आपके ब्लड के अंदर बढ़ जाएगा। जब यूरिया और क्रेट का लेवल आपके ब्लड के अंदर बढ़ जाएगा तो आपने लिखना ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और क्रेट जो होगा उसका रेशियो जो होगी वो एक तरह के ब्लड के अंदर ज्यादा हो जाएगा। जब ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और क्रेट जो होगी वो आपकी बॉडी के अंदर बढ़ जाएगी तो इसके नतीजे में आपने क्या कहना है कि आप इसको कहते हो कि एजोटीमिया हो जाता है। क्या हो जाता है? एक तरह का एजोटीमिया हो जाता है। नंबर फोर बच्चों, नंबर फोर के ऊपर जो बात आपने अपने जहन के अंदर रखनी है वो ये है कि देखें, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी ऐसा बंदा आया जिसके अंदर फ्लूइड फिल्टर नहीं हो रहा। ये कंसेप्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस बात को थोड़ा सा गौर से समझिएगा। अगर बच्चों में आपके ग्लोमेरुलस का स्ट्रक्चर कुछ ड्रा करता हूँ और ग्लोमेरुलस का स्ट्रक्चर कुछ यूं देखता हूँ, ठीक है कि हाँ जी जनाब ये आपका एक तरह का ग्लोमेरुलस का स्ट्रक्चर है। ये ग्लोमेरुलस का स्ट्रक्चर है और उसके अंदर मैं ये कहता हूँ कि हाँ जी जनाब कि ये ग्लोमेरुलस के स्ट्रक्चर में से हम देखते हैं कुछ इस तरह, क्या एक तरह का ये स्ट्रक्चर आपका एक तरह का देख रहे हैं एक इस तरह, ठीक है। अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा बच्चों, मुझे ये बताओ कि आपका जो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस अपरेटस होता है वो कहाँ पे होता है? बस मुझे ये बता दें।
जो जक्स्टाग्लोमेरुलस अपरेटर होता है वो कहाँ पे होता है, इतना तो आप सबको पता होगा ना, जिन बच्चों ने बेसिक की पूरी की फिजियो की क्लासेस ली हैं। वो आपको पता है कि वो डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल्स पे होता है। अगर हम इस नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो इसके अंदर आपने कहना है कि ये वाला जो हिस्सा है वो है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल का। ये वाला जो हिस्सा है वो है जनाब आपका डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले का। ये वाला जो हिस्सा है इसको हम कहते होते हैं असेंडिंग लूप ऑफ हेनले का। और ये वाला जो हिस्सा है इसको हम कहते होते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल। और ये वाला जो हिस्सा है इसको हम कहते हैं एक तरह का कलेक्टिंग डक्ट। क्या कहते हैं, एक तरह का कलेक्टिंग डक्ट। बात कुछ यूं है कि आपने ये कहना होता है कि जो आपकी एक तरह की जो भी डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल्स होती हैं, जो भी एक तरह की डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल्स होती हैं, इन डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल्स के अंदर अगर आप देखो, यार 1 मिनट रुकिएगा, मुझे कॉल है एक। अच्छा बच्चों, अभी हम ये देखते हैं कि फॉर एग्जांपल कि इसके अंदर क्या होता है कि आपने कहना है कि ये वाला हिस्सा जो है वो क्या एक तरह का डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल है। ये वाला जो हिस्सा है वो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल है। ये वाला जो हिस्सा जो नीचे की तरफ आता है इसको हम कहते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है। और ये वाला जो हिस्सा जो ऊपर की तरफ होता है उसको हम कहते हैं असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है। ठीक है। जो आपका डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल्स होता है ना बच्चों, यहाँ पर आपने कहना है कि दो तरह के सेल्स पाए जाते हैं। एक को आप कहते हैं जक्स्टाग्लोमेरुलस सेल्स और दूसरे को आप कहते हैं मैकुला डेंसा। क्या कहते हैं, एक तरह का मैकुला डेंसा। जक्स्टाग्लोमेरुलस सेल्स जो होते हैं वो आपके बैरोरिसेप्टर्स यहाँ पे इसके ऊपर पाए जाते हैं, जो ब्लड प्रेशर को डिटेक्ट करते हैं। क्या पाए जाते हैं, एक तरह का बैरोरिसेप्टर्स। अब आप एक बात को कुछ यूं समझिए बच्चों, कि अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे का फ्लूइड इधर से फिल्टर कम हो रहा है, कहाँ यहाँ से फ्लूइड फिल्टर कम हो रहा है, तो जो ये जब आपका डीसीटी पे जाएगा तो ये फ्लूइड कम जाएगा या ज्यादा जाएगा, मुझे ये बता दें। जब ये डीसीटी पे जाएगा तो फ्लूइड कम जाएगा ना। तो जब ये डीसीटी पे जब ये गया, ये फ्लूइड कम गया, तो जो आपके बैरोरिसेप्टर्स होंगे वो ये नहीं कहेंगे कि इस बंदे का ब्लड प्रेशर कम है। वो ये कह सकते हैं कि इस बंदे का ब्लड प्रेशर कम है। जब वो ये कहेंगे कि इस बंदे का ब्लड प्रेशर कम है, तो इसके नतीजे में इस बंदे के अंदर रास मैकेनिज्म एक्टिव होता है कि नहीं होता। रास मैकेनिज्म की एक्टिवेशन को बच्चों मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है। तो आपने कहना है कि इसके नतीजे में क्या हो जाता है कि आपका रास मैकेनिज्म जो होता है वो एक्टिव हो जाता है। जिस बंदे के अंदर भी रास मैकेनिज्म एक्टिव होता है तो वो क्या काम करता है, जिस बंदे के अंदर भी रास मैकेनिज्म एक्टिव होता है तो उसके अंदर जो ब्लड प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है। तो इसके नतीजे में आप ये देखोगे कि ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ेगा और उसके नतीजे में आप ये देखोगे कि ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। तो अब आपका क्या हुआ, ब्लड प्रेशर आपका बढ़ गया। ये कैसे कैसे बढ़ता है बच्चों, ये फिजियोलॉजी के अंदर मैंने ईच एंड एवरीथिंग को फुल डिटेल के अंदर पढ़ाया हुआ है कि हाँ जी जनाब आपका किस तरह ये आपको ब्लड प्रेशर बढ़ता होता है। तो अभी तक आपने एक बात ये हुई। दूसरी बात, जब यहाँ से फ्लूइड कम फिल्टर हो रहा है तो ज्यादातर जो फ्लूइड है वो कहाँ पे रह रहा है, जो मैक्सिमम फ्लूइड है वो कहाँ पे रह रहा है, वो मैक्सिमम फ्लूइड आपके ब्लड के अंदर रह रहा है। तो ऑलरेडी ब्लड के अंदर वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। जब ऑलरेडी ब्लड के अंदर वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, ऊपर से जनाब रास मैकेनिज्म एक्टिव होकर आपके ब्लड प्रेशर को और इंक्रीज करता है, तो जो फाइनल रिजल्ट हम देखेंगे वो क्या देखेंगे, फाइनल रिजल्ट हम देखेंगे इसके अंदर हाइपरटेंशन। बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं नेफ्रोटिक और नेफ्रीटिक को कैसे याद करना है। आपने सिंपल ये कहना है कि नेफ्रीटिक सिंड्रोम जो है, नेफ्रीटिक सिंड्रोम जो होता है, आप इसको ऐसे याद कर सकते हो बच्चों कि नेफ्रीटिक सिंड्रोम के अंदर आप कुछ यूं समझिए कि आपके पास एक ऐसा पेशेंट आता है जिसके अंदर हाइपरटेंशन है, जिसके अंदर जनाब आप देखते हो कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और क्रेट जो है उसकी रेशो बढ़ी हुई है, जिसके अंदर आप देखते हो कि हीमाचूरिया है, क्या एक तरह का हीमाचूरिया है, जिसके अंदर आप देखते हो कि ओलिगो यूरिया है। ये चार टर्म्स किसी भी बंदे के अंदर है, तो आपने ये कहना है कि ये आपका नेफ्रीटिक सिंड्रोम का पेशेंट है। कौन सा पेशेंट है आपका, एक तरह का नेफ्रीटिक सिंड्रोम का पेशेंट है। क्लियर होगा बच्चों को, नहीं हुआ। एक और बात जो कि आपको पता होनी चाहिए कि नेफ्रीटिक सिंड्रोम के पेशेंट के अंदर आप प्रोटीन यूरिया भी देखते हो, लेकिन प्रोटीन यूरिया को इतना बहुत प्रोमिनेंट नहीं होता। प्रोटीन यूरिया जो आप देखते हो वो कम देखते हो।
तो यहाँ पर आपने कहना है कि आप एक तरह का प्रोटीन यूरिया जो देखते हो वो एक तरह का बहुत कम देखते हो, इतना प्रोमिनेंट नहीं देखते होते। आपने ये बात अपने ज़हन के अंदर रखनी है। जी, आप ये कह सकते हो कि हाँ जी जनाब, लेस देन 3.5 मिलीग्राम पर डेसीलिटर पर डे। ठीक हो गया बच्चों? ग्राम पर डे मतलब के ये। तो अगर कोई भी आप लोगों और इसके अंदर क्या एडीमा देखते हैं, एडीमा देखने के चांसेस भी माइल्ड होते हैं। कोई इतनी ज्यादा एडीमा के पेशेंट आपके पास नहीं आते जिसको नेफ्रीटिक सिंड्रोम हो, वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट एडीमा के साथ नहीं आता। तो जिस बंदे को भी नेफ्रीटिक सिंड्रोम होगा उसके अंदर आप कौन कौन सी चीजें देखेंगे? हाइपरटेंशन देखेंगे, ब्लड यूरिन नाइट्रोजन क्रेट का लेवल बढ़ा हुआ देखेंगे, हिमाचूरिया देखेंगे, ओलिगो यूरिया देखेंगे, एजोटीमिया देखेंगे, उसके बाद प्रोटीन यूरिया बिल्कुल कम देखेंगे। ये था आपका नेफ्रीटिक सिंड्रोम का एक छोटा सा पॉइंट कि इसके अंदर आप क्या देखते हो। अब हम आते हैं कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर हम क्या देखते हैं। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी ऐसा पेशेंट आया जिसके अंदर आपने नेफ्रोटिक सिंड्रोम देखना है, तो इसके अंदर आपने कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स और कौन कौन सी चीजें होती हैं। सबसे पहले बच्चों आपने ये बात अपने जहन के अंदर रखनी है कि जब कभी भी आपके पास कोई भी ऐसा पेशेंट आता है जिसके अंदर नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है, तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाले पेशेंट के अंदर हम सबसे पहले जो चीज देखते हैं वो देखते हैं प्रोटीन यूरिया। क्या देखते हैं रखा? प्रोटीन यूरिया। और ये होती है मोर देन 3.5 ग्राम पर डे। तो आपने कहना है कि इस बंदे के अंदर 3.5 ग्राम पर डे से ज्यादा प्रोटीन यूरिया हो रहा होता है। मैं अब आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर कभी भी किसी भी बंदे के अंदर आपने देखना है कि किडनी का कोई प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले वो सब्सटेंस जाता है आपके यूरिन के अंदर जो सबसे छोटा होता है। ऐसा ही है ना? तो आपका जो सबसे छोटा जो सब्सटेंस है उसका नाम क्या होता है? एल्ब्यूमिन प्रोटीन है। तो आपने ये कहना है कि अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे के अंदर प्रोटीन यूरिया हो रहा है, तो सबसे जो मेजर प्रोटीन आपकी यूरिन के अंदर लॉस होगी वो कौन सी होगी फिर? एल्ब्यूमिन। क्यों? क्योंकि उसका जो साइज होता है वो क्या होता है? एक तरह का छोटा होता है। तो आपने कहना है कि जो एल्ब्यूमिन होती है उसका जो साइज होता है वो छोटा होता है। साइज छोटा होने की वजह से वो सबसे ज्यादा आपके यूरिन के अंदर जाती है। तो एल्ब्यूमिन जब आपके यूरिन के अंदर जाएगी तो दूसरे नंबर पे आपने कहना है कि इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं एल्ब्यूमिन यूरिया, या फिर आपने कहना है कि हम ये कहते हैं हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया। हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया का मतलब क्या होता है कि आपके ब्लड के अंदर एल्ब्यूमिन का जो लेवल है वो कम रह गया है। आपके ब्लड के अंदर जो एल्ब्यूमिन का लेवल होगा एक तरह का कम रह गया है। अब यहाँ पर ये बात आपको समझ आनी चाहिए कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी ऐसा पेशेंट आता है जिस पेशेंट के अंदर एल्ब्यूमिन का लेवल कम रह जाता है, तो हमें अगली बात ये पता होनी चाहिए कि भाई बेसिकली एल्ब्यूमिन हमारी बॉडी के अंदर करता क्या है। तो आपने ये बात अपने ज़हन के अंदर रखनी है कि एल्ब्यूमिन आपकी वो प्रोटीन होती है जो आपकी बॉडी के अंदर एक तरह का प्लाज्मा कोलाइडल ओस्मोटिक प्रेशर या ओनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करती है। क्या मतलब क्या है? आपने ये कहना है कि देखें तीसरे नंबर पे क्या होता है इसके अंदर, वो देखें एल्ब्यूमिन का लेवल कम देखा। जब भी इस बंदे के अंदर एल्ब्यूमिन का लेवल कम देखेंगे तो आप ये समझें कि अगर ये आपकी एक तरह की ब्लड वेसल है बच्चों, ठीक हो गया। इस ब्लड वेसल में से आपको पता है कि यहाँ पर आपके ये सेल्स पाए जाते हैं, ये आपके सेल्स हैं। जब ये आपके ब्लड वेसल्स है, यहाँ पे ये सेल्स हैं बच्चों, तो आपने कहना है कि ब्लड वेसल से जो फ्लूइड होता है वो लीक होता है और इस तरह आपके इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर ये इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसको ये मिलता है। अब देखिए बच्चों कि जब ये इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर फ्लूइड जाता है, तो इस इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर आपकी एक फोर्स होती है जो इस फ्लूइड को दोबारा आपकी खून की नाली के अंदर वापस भेजती है। उस फोर्स का नाम होता है प्लाज्मा कोलाइडल ओस्मोटिक, या फिर एक तरह का क्या कहते हैं, एक तरह का ओनकोटिक फोर्स कहते होते हैं। ठीक है बच्चों, ओनकोटिक फोर्स कहते हैं। अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर करो। कुछ यूं समझिए कि ये फोर्स आपकी डिपेंड करती है प्रोटीन के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करती है? प्रोटीन के ऊपर डिपेंड करती है। अब देखें ये किसके ऊपर डिपेंड करेगी? प्रोटीन के ऊपर डिपेंड करेगी, और उस प्रोटीन का नाम होता है एल्ब्यूमिन। क्या होता है? एक तरह का एल्ब्यूमिन। अब देखें बच्चों कि अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे के अंदर प्रोटीन यूरिया हो रहा है, तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो है वो यूरिन के अंदर जा रही है, जिसकी वजह से जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन उस बंदे की बॉडी के अंदर कम हो रही है, तो क्या प्लाज्मा कोलाइडल ओस्मोटिक या ऑनकोटिक फोर्स होगी फिर? प्लाज्मा कोलाइडल ओस्मोटिक या प्लाज्मा कोलाइडल ओनकोटिक फोर्स रहेगी फिर? तो आपने बच्चों ये कहना है कि प्लाज्मा कोलाइडल ओस्मोटिक या ओनकोटिक फोर्स नहीं रहेगी। जब प्लाज्मा कोलाइडल ओस्मोटिक या ओनकोटिक फोर्स नहीं रही, तो क्या फ्लूइड आपकी यहाँ से आपकी खून की नाली के अंदर वापस आएगा बच्चों? क्या आपका जो फ्लूइड होगा वो यहाँ से आपकी खून की नाली के अंदर वापस आएगा बच्चों? तो आपने कहना है कि आपका जो फ्लूइड होता है वो इधर से वापस नहीं आता।
जब आपका फ्लूइड आपकी ब्लड वेसल के अंदर नहीं आता, तो यही जो फ्लूइड होता है वो इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर इकट्ठा होता रहता है, जिसकी वजह से हम क्या देखते हैं, एक तरह का एडीमा देखते होते हैं। तो तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो क्या आपने कहना है कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर आप प्रोमिनेंट एडीमा देखते हो, नेफ्रिटिक सिंड्रोम के अंदर आप यह नहीं देखते होते, ये आपने याद करना है। तो यहाँ पे आपने लिखना है एडीमा। ठीक है बच्चों। नंबर 4, why is nephritic we didn't see प्रोटीन यूरिया। अच्छा बच्चों, प्रोटीन यूरिया जब आप एक तरह का नेफ्रिटिक के अंदर जो प्रॉब्लम बनता होता है वो आपकी नेफ्रिटिक प्रोटीन के साथ बनता है, और वहां पर वस्कुलाइटिस की वजह से हो सकता है, जो आपकी नेफ्रॉन्स होती हैं उनके अंदर हो सकता है। ठीक हो गया। उनके अंदर यहाँ पर जो मेन प्रॉब्लम बनता होता है वो बनता होता है आपकी ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ, आपका वहां पर इन्वॉल्वमेंट होती है। और ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है, अगर उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट हो रही है तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपका मेजर प्रोटीन यूरिया देखने के अंदर मिल सकता है। और नेफ्रिटिक सिंड्रोम के अंदर आपका ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रॉपरली डैमेज इन्वॉल्व नहीं होती, हालांकि कुछ डिजीजेस के अंदर इन्वॉल्व होती है, लेकिन आपने ये कहना होता है कि हर डिजीज के अंदर ये इन्वॉल्व नहीं होती। ये और ये नहीं है कि आप देखते नहीं हो प्रोटीन यूरिया, प्रोटीन यूरिया आप देखते हो। ठीक है, आपने ये तो मैंने कहा ही नहीं है कि हाँ जी जनाब आप प्रोटीन यूरिया नहीं देखते। प्रोटीन यूरिया आप देख रहे हो, दोनों के अंदर देख रहे हो, लेकिन इसके अंदर जो प्रोटीन यूरिया है वो थोड़ा सा मेजर होता है, उसमें प्रोटीन यूरिया क्या होता है, एक तरह का कम हो देखने को मिलता होता है। ठीक हो गया। तो आपने कहना है कि इसके अंदर क्या होता है कि एक तरह का कभी भी आप लोगों से कोई बंदा ये पूछे कि क्या प्रोटीन यूरिया होता है, तो आपने ये कहना है कि प्रोटीन यूरिया आप दोनों में देखते हो। ठीक है। आपने ये कहना है कि हाँ जी जनाब, लेकिन नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर जो होता है वो आपका ज्यादा देखने को मिलता होता है। क्या देखने को मिलता है, एक तरह का ज्यादा देखने को मिलता होता है। उसके अंदर आप ये कह सकते हो कि दो तीन चीजें हैं, जैसा कि मैंने आपको ये बताया कि आपके फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले जो प्रॉब्लम होती है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन या पोडोसाइट्स का प्रॉब्लम हो जाता है। क्या होता है, एक तरह का पोडोसाइट्स का प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन जो नेफ्रिटिक सिंड्रोम होता है उसमें आपका जो मेजर चीज होती है वो क्या होती है, आपने कहना होता है कि वहां पर आपकी प्रॉब्लम होती है ग्लोमेरुलस की इन्फ्लामेशन के साथ। नेफ्रिटिक का मतलब क्या है, अगर किसी भी जगह पे इटिक आ रहा है नेफ्रिटिक, तो आपने कहना है कि इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलस। अगर आपसे कोई बंदा पूछता है कि नेफ्रिटिक का मतलब क्या है, तो आपने ये कहना होता है कि इन्फ्लामेशन ऑफ, एक मिनट बच्चों, इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलस। और अगर फॉर एग्जांपल नेफ्रोटिक का मतलब क्या है, नेफ्रोटिक का बेसिकली मेन इन्वॉल्वमेंट होती है, आपने कहना है बेसमेंट मेम्ब्रेन और साथ उसके पोडोसाइट्स। पोडोसाइट्स, ठीक होगा बच्चों। अगर पोडोसाइट्स आपके सबसे ज्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं या पोडोसाइट मुकम्मल तौर पर इफेस हो चुके हैं, ठीक हो गया, तो इसके नतीजे में आपने क्या कहना होता है, इसके नतीजे में आपने कहना है कि हाँ जी जनाब, कि एक तरह का आपका प्रोटीन यूरिया हम देखेंगे। अगर आप बिल्कुल, आप लोगों को मैंने ग्लोमेरुलस का स्ट्रक्चर पढ़ाया था बच्चों, ग्लोमेरुलस के स्ट्रक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि फॉर एग्जाम्पल जो प्रोटीन होती हैं उनको जो पकड़ने के लिए जो बेहतरीन रोल अदा, या कोई भी सब्सटेंस को पकड़ने के लिए वो पोडोसाइट्स होते हैं, जो कि आपका उधर से फ्लूइड को जाने नहीं देते। लेकिन अगर वो पोडोसाइट ही फेस हो जाए, ठीक हो जाए, तो क्या वो सब्सटेंस पकड़े जाएंगे? नहीं। तो इस वजह से हम मेजर प्रोटीन यूरिया इसमें देखते होते हैं, दूसरे में नहीं देखते होते। बच्चे समझ आ गई है ताहिर? उसके बाद आपने दूसरी बात जो अपने जहन के अंदर रखनी है वो क्या है? दूसरी बात बच्चों जो आप लोगों ने अपने जहन के अंदर रखनी है वो ये है कि फॉर एग्जांपल हम लोगों ने ये कहा कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर क्या है, आपने कहना है नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर प्रोटीन यूरिया होता है, एल्ब्यूमिन आपकी बॉडी के अंदर कम होगी, तो ऑटोमेटिकली हम क्या देखेंगे, आपने कहना है यार, ये तो माशाल्लाह कॉल्स भी ना वो बंद
अच्छा बच्चों, अभी हम आगे कंटिन्यू करते हैं और आपको मैंने क्या कहा कि उसकी वजह से क्या होगा, फिर एक तरह का अडीमा होगा। अब आप लोगों ने सर नेफ्रिटिक इन्फ्लामेशन से है तो नेफ्रोटिक की वजह से नेफ्रोटिक बच्चे उसमें मेनली जो होता है नेफ्रोटिक और नेफ्रिटिक के जो मल्टीपल जो कॉजेज है ना, वो अभी हम आगे जाकर पढ़ेंगे, ठीक है, परेशान नहीं होना। नेफ्रोटिक के अंदर मेनली जो पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं वो ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन हो रही होती है, ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन इन्वॉल्व हो रही होती है, या पोडोसाइट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, पोडोसाइट्स डैमेज होते हैं उसमें मेनली। लेकिन नेफ्रिटिक के अंदर जो होता है वो ग्लोमेरुलस इन्वॉल्व होता है, जो कि वो जाली लाइक स्ट्रक्चर होता है जहां से फ्लूइड फिल्टर होता है, वो उसके अंदर है, ठीक है। तो इस वजह से बाकी इसके कॉजेज क्या क्यों है तो और किससे है वो अभी हम देखेंगे बाद में, ठीक हो गया बच्चे। अच्छा, अब आगे आपको पता होना चाहिए, जैसा कि फॉर एग्जांपल हमने ये सारी चीजों को देखा और उसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि आगे क्या होगा। एक बात आप लोगों ने अपने जहन के अंदर बच्चों रखनी है कि पेरिफेरल एडिमा वाली तो बात आपको पता लगी कि पेरिफेरल एडिमा हम देखते होते हैं। एक इंतहाई इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिहाज से मैंने क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करने लगा हूं, वो क्या, आपने ये कहना होता है, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल कि आपका फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आता है, कोई उसके अंदर आप क्या देखते हो कि एक तरह का उस पेशेंट के अंदर आप ये देखते हो कि प्रोटीन यूरिया हो रहा है। आपकी एक प्रोटीन होती है जिसका नाम होता है एंटी थ्रम्बन थ्री, क्या होता है एक तरह का एंटी थ्रम्बन थ्री। तो जब प्रोटीन यूरिया हो रहा है तो एंटी थ्रम्बन थ्री जो प्रोटीन होगी वो यूरिन के अंदर जाएगी कि नहीं जाएगी बच्चों, मुझे ये बता दीजिएगा। यूरिन के अंदर जाएगी। जब एंटी थ्रम्बन थ्री आपके यूरिन के अंदर जाएगी तो आपकी बॉडी के अंदर एंटी थ्रम्बन थ्री का जो लेवल होगा वो आपकी बॉडी के अंदर कम हो जाएगा। जब हम लफ्ज एंटी थ्रम्बन थ्री बोलते हैं तो एंटी का मतलब क्या है, एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट। तो वो प्रोटीन जो आपने कहना होता है कि फॉर एग्जांपल वो प्रोटीन जो कि एक तरह की अगेंस्ट थ्रम्बस की होती है, अब वो कम हो गई तो थ्रम्बस बनने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे। तो थ्रम्बस बनने के जो चांसेस होंगे वो क्या होंगे, एक तरह के बढ़ जाएंगे। तो आपने कहना है कि थ्रम्बस बनने के जो चांसेस होंगे वो एक तरह के बढ़ जाएंगे। अब एग्जामिनर पता क्वेश्चन कैसे पूछता है, मैं एक दफा ऐसे ही वो रीड कर रहा था, उसमें से एक यूएसएमएलई का क्वेश्चन आया हुआ था। उसमें से यूएसएमएलई का ये क्वेश्चन था कि हाँ जी जनाब, एक बंदा है उसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, ठीक है, और उसके बाद उसको वो ये पता क्या कहता है, उसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम है और उसके बाद उसने पूछा हुआ कि हाँ जी जनाब साथ उसको वेरिकोसील है, तो भाई क्यों है। अब बंदा थोड़ा सोचने शुरू हो जाता है कि यार एक बंदा जिसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम है उसको वेरिकोसील कैसे हो गया। तो आपने ये कहना है कि जिस बंदे को नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है उस पेशेंट के अंदर क्या होता है कि जो आपकी ये रेनल वेन होती है यहाँ पे क्लॉट बन सकता है, ठीक है, जो लेफ्ट रेनल वेन है यहाँ पे क्लॉट बना। आपको पता होना चाहिए कि जस्ट इमेजिन करें कि अगर ये टेस्टिकल्स हैं, यहाँ से गोनेडल वेन जो है वो ऊपर की तरफ जाती है बच्चों, और यहाँ पे आपने देखा कि हाँ जी जनाब ये क्या एक तरह का, आपने कहना कि लेफ्ट रेनल वेन के अंदर अगर आर्टरी ऑब्स्ट्रक्शन है तो क्या ब्लड ऊपर जा सकेगा, नहीं जा सकेगा, और ब्लड जो होगा वो ऊपर से वैसे ही वापस आएगा। जब ये वापस आएगा तो ये जनाब आपका नीचे मूव करता 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 टेस्टिकल्स के अंदर आ जाएगा। जब ये टेस्टिकल्स के अंदर आएगा तो इसकी वजह से आपने कहना है कि आपका पेम्पिनीफॉर्म प्लेक्सिस होता है जो टेस्टिकल्स के अंदर मौजूद होता है और वो डायलेट हो जाएगा, और जब ये डायलेट होगा तो इसको हम कहते होते हैं वेरिकोसील। इस वजह से आप देखते होते हो। तो कभी भी अगर आप लोगों से ये पूछा जाए कि क्या किसी बच्चे के अंदर जिसका नेफ्रोटिक सिंड्रोम है उसका वेरिकोसील देख सकते हो, मतलब इस तरह घुमा फिरा के, तो आप ये कह सकते हो कि बिल्कुल, और उसकी जो रीजन है वो आपने ये बतानी है, क्योंकि एंटी थ्रम्बन थ्री जो है वो प्रोटीन जो है वो लॉस हो गई है और अब थ्रम्बस बनने के जो चांसेस हैं वो आपकी बॉडी के अंदर बढ़ गए हैं। रेनल वेन के अंदर थ्रम्बस बना था जिसकी वजह से जनाब आपने कहना है कि गोनेडल वेन जो है वो जनाब आपका जो ब्लड है वो जनाब एक तरह का ऊपर की तरफ लेके नहीं जा रही, और उसकी वजह से जो ब्लड होगा वो नीचे की तरफ दोबारा मूव करेगा और वो टेस्टिकल्स के अंदर इकट्ठा हो जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, वेरिकोसिल कहते हैं। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझे बंदा पूछ सकता। और हाई उसके बाद हार्ट अटैक नहीं हो सकता इसकी वजह से। अगर थ्रम्बस बन रहा है तो भाई हार्ट अटैक के चांसेस भी तो हो सकते हैं, एनीवेयर वी कैन सी थ्रम्बस, बिल्कुल थ्रम्बस हार्ट अटैक भी हो सकता है बच्चों। उसके बाद आपने एक और बात तो अपने जहन के अंदर बच्चों रखनी है, वो क्या है, आपने कहना है कि हाँ जी जनाब कि इसके अंदर हम क्या करते होते हैं कि आपका एक तरह का हाइपर लिपिडीमिया भी देखते होते हैं। क्या देखते, एक तरह का हाइपर लिपिडीमिया भी देखते होते हैं बच्चों, हाइपर लिपिडीमिया ये भी देखते हैं बच्चों। ठीक हो गया बच्चों। अब देखें होता क्यों है, आपको इस बात का पता होना चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल कि एक तरह का कभी भी आपसे पूछा जाए कि आपका जो लीवर है, इस बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा बच्चों, जो लीवर है, ठीक है, जो लीवर होता है वो जनाब आपका क्या काम करता है। एक बंदा है ये मैं आपको बहुत डिटेल के अंदर और एक एक चीज जो है वो बहुत
क्लियर करके समझा रहा हूँ, अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई मसला है ना, वो बंदा पूछ सकता है क्वेश्चन, किसी भी तरह का कोई मसला है। मेरी बात को थोड़ा-सा गौर करना। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पता हो कि लीवर जो है, ये लीवर है, वो प्रोटीन बनाता है। लीवर क्या काम करता है? प्रोटीन बनाता है। आप देखो कि यार किडनी जो है ना, वो जनाब उधर से प्रोटीन लॉस हो रही है, तो लीवर का प्रोटीन बनाने का जो पर्पज़ होगा वो थ कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा? लीवर प्रोटीन ज़्यादा बनाएगा या कम बनाएगा? शाबाश! हाँ जी बच्चों, लीवर प्रोटीन क्या होगा? ज़्यादा बनाएगा। अब जब लीवर प्रोटीन ज़्यादा बनाएगा तो लीवर हाइपर एक्टिव हो गया। जब लीवर हाइपर एक्टिव हुआ तो इसके नतीजे में आपने कहना है कि एपोलिपोप्रोटीन का जो लेवल होता है वो आपकी बॉडी के अंदर बढ़ जाता है। एपोलिपोप्रोटीन जो होगी वो लीवर आपके आपने कहना है कि वो एक्सक्रीट करता है। लीवर आपका एपोलिपोप्रोटीन एक्सक्रीट करता है। ठीक हो गया? तो आपने कहना है कि हाँ जी जनाब, जैसे एपोलिपोप्रोटीन आपकी बॉडी के अंदर बढ़ती हैं, तो इसकी वजह से मतलब जैसे वो ब्लड के अंदर भेजता है एपोलिपोप्रोटीन को, ताकि वो जनाब आपकी जो प्रोटीन लॉस हो रही है उसको कंपनसेट कर सके, ताकि एडीमा को कंपनसेट कर सके, इन सारी चीज़ों को कंपनसेट कर सके। तो आपने ये बात अपने ज़हन के अंदर रखनी है कि आपकी बॉडी के अंदर जो होगा, वो जनाब आपका फैट का जो लेवल होता है वो एक तरह का बढ़ जाता है। तो ये बात आपने अपने ज़हन के अंदर रखनी है बच्चों। ये आपको पता होना चाहिए कि हाँ जी जनाब, क्या होगा, कौन-सी चीज़ें होंगी, वो जनाब हम ये देखते हैं। तो सबसे पहले आपने ये कहना है कि आपकी बॉडी के अंदर हुआ क्या? आपकी बॉडी के अंदर ये हुआ कि एक तरह का जब किसी बंदे के अंदर प्रोटीन यूरिया हो रहा है, तो प्रोटीन का लेवल आपकी बॉडी के अंदर कम है। ठीक है? जब प्रोटीन का लेवल आपकी बॉडी के अंदर कम है, तो वो काम क्या करते हैं? आपने कहना है कि प्रोटीन का लेवल जब आपकी बॉडी के अंदर कम होता है, ये काम आपकी बॉडी के अंदर ये जो है, एक तरह का लीवर जो होगा वो उसको कंपनसेट करने के लिए बनाना शुरू कर देगा। ठीक हो गया? क्या करेगा? एक तरह का बनाना शुरू कर देगा। उसके बाद आपने कहना है कि जब ये बनाना शुरू कर देगा, कि उसके नतीजे में क्या कहते हैं कि आपका वो उसको कंपनसेट करेगा। क्या करेगा? एक तरह का कंपनसेट करेगा। लेकिन इसके नतीजे में जो लिपिड्स होगा वो क्या काम करेगा? उनका लेवल आपकी बॉडी के अंदर बढ़ जाता है। इसके नतीजे में क्या होता है? एक तरह का हाइपरलिपिडीमिया हम देखते होते हैं बच्चों। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा? मैंने ये बात की कि सबसे पहले क्या होता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर प्रोटीन यूरिया होता है। कितना प्रोटीन यूरिया होता है? मोर देन 3.5 ग्राम पर डे। उसके नतीजे में मैंने क्या कहा कि जब भी प्रोटीन यूरिया होता है तो प्रोटीन को कंपनसेट करने के लिए लीवर जो होता है वो न्यू प्रोटीन्स बनाता है। जब लीवर न्यू प्रोटीन बनाता है, इसमें से जनाब आपकी एपोलिपोप्रोटीन्स भी होती हैं। जब आपकी एपोलिपोप्रोटीन जो होती हैं वो पाई जाती हैं, तो एपोलिपोप्रोटीन का बेसिकली बच्चों काम पता क्या होता है? ये बात अपने ज़हन के अंदर रखना। एपोलिपोप्रोटीन अगर आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा है, तो आपने ये कहना होता है कि एपोलिपोप्रोटीन की वजह से आपकी एक तरह की एलडीएल, वीएलडीएल की जो प्रोडक्शन होती है वो ज़्यादा हो जाती है। क्या होती है? एक तरह की जितनी ज़्यादा एपोलिपोप्रोटीन ज़्यादा होगी ना, उतनी ज़्यादा आपकी एलडीएल, वीएलडीएल आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा होगी, यानी कि फैट ज़्यादा होगी। तो ये एपोलिपोप्रोटीन क्या काम करता है? फैट की प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो इसके नतीजे में क्या होगा कि फैट जो होगी वो आपकी बॉडी के अंदर एक तरह की बढ़ जाएगी। तो आपने क्या कहना है? हाइपरलिपिडीमिया। आपने कहना है कि इसके नतीजे में आपने कहना है कि जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम होगा उसके अंदर एपोलिपोप्रोटीन होती है, जो कि हाइपरलिपिडीमिया करवाती होती है बच्चों। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आई वो बंदा क्वेश्चन पूछ सकता है। शाबाश! सर पॉजिटिव फीडबैक की वजह से, पॉजिटिव फीडबैक की वजह से, बिल्कुल। उसके बाद बच्चों, सर एपोलिपोप्रोटीन का क्या बच्चे, एपोलिपोप्रोटीन का जो बेसिकली फंक्शन होता है ना, वो ये होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो फैट होती है ना, उसको बेसिकली मुख्तलिफ साइड्स के ऊपर कैरी करना। ठीक हो गया? मुख्तलिफ साइड्स के ऊपर कैरी करना। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक फैट हो गई, उसके अंदर मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ। आप बायोकेमिस्ट्री के अंदर एक चीज पढ़ते हो, ठीक है? आप बायोकेमिस्ट्री के अंदर एक चीज पढ़ते हो, और उसके अंदर आप पढ़ते हो कि एक तरह का लिपर्स ट्रांसपोर्ट, सॉरी, लिपिड्स ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। लिपिड्स ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के अंदर आप ये पढ़ते हो तो किस तरह लिपिड्स आपकी बॉडी के अंदर मूव करती है। उस बायोकेमिस्ट्री के अंदर आप ये चीज पढ़ते होते हो कि अगर फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी के अंदर कोई फैट आता है, तो सबसे पहले एपो बी 48 होता है जो लेके आता है। ठीक हो गया? फिर आपका आता है ब्लड के अंदर, मतलब के ब्लड के अंदर आके आप ये पढ़ते हो कि आपकी जो एपो होती है ना, एपोलिपोप्रोटीन, वो उस फैट को तोड़ती है और न्यू फैट बनाती है। तो अब क्या हुआ? अगर आपकी बॉडी के अंदर एक तरह की एपोलिपोप्रोटीन ज्यादा हो गई, तो आपकी बॉडी के अंदर फैट जो होगी वो ब्लड के अंदर ज्यादा नहीं आएगी। एक बात। दूसरी बात, जो आपकी फैट टूट के आपकी नई फैट और बनेगी कि नहीं बनेगी? और ज्यादा बनेगी। जिसके नतीजे में आपने क्या कहना है कि आपने एक तरह का हाइपरलिपिडीमिया देखते होते हैं। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आई वो बंदा क्वेश्चन पूछ सकता है। शाबाश! यहाँ तक। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आई वो बंदा क्वेश्चन पूछ सकता है। शाबाश! एनीवन जी। सर लीवर से ही एंटी थ्रम्बन थ्री भी है तो ज्यादा भी बन सकता है, सपोज। बच्चे, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं बनता।
आपकी ये सारी की सारी प्रोटीन ज्यादा बनती है, लेकिन ये क्या, फॉर एग्जाम्पल एक कंपनसेट कर रहा है, ये ज्यादा तो नहीं ना हो सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई चीज कंपनसेट करती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ज्यादा हो गया। अब मेरी बात सुने, आपके घर वाले चलो ठीक है आपको पैसे देते हैं, लेकिन आपके घर वाले तब आपको पैसे देते हैं, अगर एक, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप अपने घर से मंगवाते हो 1 लाख रुपए, फॉर एग्जाम्पल 1.5 लाख मंगवाते हो या 2 लाख मंगवाते हो या 1 लाख मंगवाते हो, ठीक है। आपने अपने घर से जनाब एक तरह का 1.5 लाख रुपए महीने का मंगवाया। अब आप अपने घर से 1.5 लाख रुपए जो है वो महीने का मंगवा रहे हो, तो आपके पास, आप कब मंगवाओगे, जब आपके पास पैसे खत्म हो जाएंगे, ठीक हो गया। माना कि अब आपके पेरेंट्स जो है वो आपको पैसे दे रहे हैं, तो वो मैक्सिमम 1 लाख, 1.5 लाख तक देंगे, इससे ऊपर नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने कहना है कि हाँ जी जनाब, कि वो कंपनसेट कर रहे हैं, वो आपको कंपनसेट कर रहे हैं कि इस तरह आपको कर सके। तो आपने कहना है कि हाँ जी जनाब, अगर प्रोटीन बहुत ज्यादा लॉस हो रही है और लीवर प्रोड्यूस कर रहा है, लीवर की प्रोडक्शन हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ जी जनाब आपकी लीवर की प्रोडक्शन बढ़ ही जाएगी। आई समझ कि नहीं, क्लॉटिंग कम तो हो सकती है। बच्चे क्लॉटिंग एंटी थ्रम्बन थ्री है क्या? क्लॉटिंग ज्यादा होगी, एंटी, एंटी का मतलब क्या है, अगेंस्ट। थ्रम्बिन क्या है, थ्रम्बस के। अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे के अंदर एंटी थ्रम्बन 3 की डेफिशिएंसी है, तो वो क्या है, फिर वो क्या बनेगा, थ्रम्बस बनेगा, क्लॉट बनेगा, ये आपने याद करना है। उसके बाद बच्चों आपने कहना होता है कि आपकी एक जो होती है, फॉर एग्जांपल इस बात को अपने जहन के अंदर रखना है कि एक तरह की हम पढ़ते होते अम्यूनोग्लोबुलिन, क्या पढ़ते हैं, एक तरह का अम्यूनोग्लोबुलिन। अम्यूनोग्लोबुलिन आपने कहना होता है ये भी एक प्रोटीन है, और अम्यूनोग्लोबुलिन क्या होती है, ये भी एक प्रोटीन होती है, ये भी यूरिन के अंदर जाती है। जब ये भी यूरिन के अंदर जाएगी तो बॉडी के अंदर अमीनोग्लोबुलिन की कमी नहीं हो जाएगी। जब आपकी बॉडी के अंदर अमीनोग्लोबुलिन की कमी होगी बच्चों, तो इसके नतीजे में अमीनोग्लोबुलिन वो प्रोटीन्स होती हैं जो आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनाती हैं। और एंटीबॉडीज का मेन काम होता है कि आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करना, इन्फेक्शन होने ना देना। तो अगर एंटीबॉडीज का ये काम होता है कि आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करना, इन्फेक्शन होने ना देना, तो जब अम्यूनोग्लोबुलिन आपकी यूरिन के अंदर चलेगी, तो अब आपकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन होगी कि नहीं होगी, इन्फेक्शन होगी। तो आपने कहना इन्फेक्शन के जो चांस होते हैं वो एक तरह के बढ़ जाते हैं। कोई ऐसा बच्चा जिसको यहाँ तक किसी एक सिंगल पॉइंट की समझ नहीं, बंदा क्वेश्चन पूछ सकता, शाबाश। तो यहाँ तक हम लोगों ने जो चीजें डिस्कस की हैं, जो आप लोगों को पता होना चाहिए बच्चों, आपने कहना है कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर आप प्रोटीन यूरिया देखते हो मोर देन 3.5 ग्राम पर डे। उसके अंदर आप हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया देखते होते हो। एल्ब्यूमिन वो प्रोटीन होती है जो कि जनाब एक तरह का, आपने कहना है कि हाँ जी जनाब, जो आपके एक तरह का प्लाज्मा कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करती है। अगर किसी बंदे के अंदर एल्ब्यूमिन प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो प्लाज्मा कोलाइडल ऑस्मोटिक और ऑनकोटिक प्रेशर जो होगा वो एक तरह का मेंटेन नहीं हो सकेगा, और उसकी वजह से क्या होगा, अडीमा होगा। उसके बाद आपने कहना है कि आपकी बॉडी के अंदर क्या होता है कि लीवर जो होता है वो बहुत ज्यादा एपोलिपोप्रोटीन जो होता है वो बनाता है। और इसके नतीजे में आपने कहना है कि एपोलिपोप्रोटीन वो प्रोटीन होती है जो कि फैट को लाने में ब्लड के अंदर, फैट को तोड़ने में ब्लड के अंदर, और फैट को आपके ब्लड के अंदर बनाने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर जो फैट का जो लेवल होता है वो एक तरह का बढ़ जाता है। ठीक हो गया बच्चों? उसके बाद बच्चों आपने कहना है कि हाँ जी जनाब, आपकी एक तरह की गैमा ग्लोबुलिन प्रोटीन्स होती हैं, ग्लोबुलिन। ये ग्लोबुलिन जो प्रोटीन्स होती हैं, इसका मेन काम क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनाना। जब ये कमी हो जाएगी तो इसकी वजह से फिर क्या होगा, आपने कहना है कि आपकी बॉडी के अंदर हम रिकरेंट इन्फेक्शन देखेंगे, रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ इन्फेक्शन देखेंगे। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आई वो बंदा क्वेश्चन पूछ सकता है, वरना मैं आगे पूछता हूँ। शाबाश, हाँ जी बच्चों, क्लियर है? अच्छा, कौन बताएगा, कौन सा ऐसा बच्चा है जो सारा बताएगा कि हाँ जी जनाब नेफ्रोटिक और नेफ्रीटिक के अंदर क्या फर्क है? कोई बच्चा? सोनिया के अलावा बाकी? ओ भाई, इधर सिर्फ सोनिया ही नहीं पढ़ दी, बाकी भी पढ़ देने, कम से कम आप लोग बाकी भी पार्टिसिपेट कर लिया करो, ठीक है। आप सबकी आवाज अच्छी है, यकीन करो, किसी की आवाज बुरी नहीं है, अल्लाह ताला ने बहुत अच्छी आवाज दी है। डॉक्टर इकबाल, जी जी सर जी। डॉक्टर इकबाल, सबसे पहले ये बताओ कि पिछली क्लास में क्यों नहीं थे? मैं था सर जी। कि भंग पी के आया है ऐसी? एक्टिव तो मैंने लग नजर नहीं आया तू। नहीं सर जी, सुन रहा था आपके फोन पे। बस ठीक हो गया, ओके हो गया। अच्छा ये बताओ कि नेफ्रीटिक सिंड्रोम के अंदर क्या क्या होता है? निफ्रेटिक के सर? हाँ। निफ्रेटिक में सर जी, इसमें ना हम देखते हैं हिमाचूरिया देखते हैं, और उसके बाद एजोटीमिया देखते हैं, और प्रोटीन जो होती है 3.5 ग्राम पर डे से, मतलब इससे कम आ रही होती है यूरिन में। और उसके बाद इसमें जीएफआर जो होता है ना, वो लो होता है, ओलिगो यूरिया देखते हैं। और उसके बाद इसमें बीपी जो है हाई होता है, हाइपरटेंशन देखते हैं। और हम्म। हेडोस्टेटिक जो होता है वो बढ़ा हुआ होता है।
हम्म। और गुड। खड़ी अतीका पाउडर। शाहिद। यस सर। अतीका, ये बताओ कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर हम क्या क्या देखते हैं, उसके अंदर इन्फेक्शन क्यों देखेंगे, ये बताओ चलो। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में इन्फेक्शन हाँ, क्यों देखते हैं? इन्फेक्शन के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं क्योंकि जो आईजीजी होती है ना वो यूरिन में पास होनी शुरू हो जाती है और जो डिफेंस मैकेनिज्म है ना वो खराब हो जाता है। हाँ, आईजीजी से बनता क्या है? आईजीजी हाँ। से इम्यून सिस्टम के सेल इम्यून सिस्टम मतलब आरबी सॉरी बी सेल्स और टी सेल्स जो हैं वो आईजीजी बनाते हैं, इम्यूनोग्लोबिन्स बनाते हैं। तो वो बी और टी सेल उधर से बनेंगे बच्चे या कुछ और बनेगा आईजीजी से? आईजीजी से आईजीजी तो वो है ना एंटीबॉडी अमीनोग्लोबुलिन है। इम्यूनो अमीनोग्लोबुलिन है, ठीक है। आपने कहना है कि ये एंटीबॉडीज हैं एक तरह की। जी और एंटीबॉडी। हाँ, ये आप ये कह सकते हैं कि चलो इस तरह आप कह सकते हो कि अमीनोग्लोबुलिन बेसिकली बनते हैं बेटा बी सेल से, फिर उसके बाद प्लाज्मा सेल से एंटीबॉडीज, ही आप कह सकते हो। मतलब एंटीबॉडीज का आप दूसरा नाम ये कह सकते हो, जो सुनना मैं चाहता था कि एंटीबॉडीज आप कह सकते हो, सारी एंटीबॉडीज होते हैं। अच्छा, ये बताएं कि अगर फॉर एग्जांपल कोई भी पेशेंट आपके पास आता है और उस पेशेंट के अंदर एक तरह का रेनल, फॉर एग्जांपल वेरिकोसील है, और साथ उसको एक तरह का है नेफ्रोटिक सिंड्रोम, मैकेनिज्म उसका क्या है, उसको क्यों ये हो रहा है? ये होगा कि उसको वेरिकोसील है तो उसको ये है कि मतलब एंटी थ्रोम्बिन जो प्रोटीन है ना तो वो हम्म, यूरिन पास होनी शुरू हो जाएगी और जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो इनकी मतलब जो थ्रोम्बस बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे और जब वो हम्म, ज़्यादा तो थ्रोम्बस में भी रीनल आर्टरी में बन जाए तो जो या वेन वेन में मोस्ट प्रोबेबल तो फिर जो ब्लड है वो आगे नहीं जाएगा और वो नीचे लाइक ओके ओके, गुड, मैं नेडल समझ वेन रहा में जाएगा हूँ। हाँ, और हाँ, उसी ओके क्रिएट। जी। ओके जी, अब हम आते हैं आगे, और आगे देखते हैं कि आगे का कैसे। गैमा ग्लोबुलिन मेन प्रोटीन होती है, शान से गैमा ग्लोबुलिन। चेस्ट इन्फेक्शन की वजह से नेफ्रोटिक सिंड्रोम, सर मेरी क्वेश्चन क्यों होता है बच्चे, ये एक ये नहीं कह सकते कि जिस बंदे को चेस्ट इन्फेक्शन है उसको जनाब एक तरह का लाजमी जो है वो आपका आप ये कहो कि उसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम होना ही होना है। आप ये कह सकते हो कि चेस्ट सिंड्रोम के अंदर जो वायरल इन्फेक्शन है ना उसकी एसोसिएशन है, लेकिन क्या सारे वायरल इन्फेक्शन को लाजमी ये होगा? ठीक है, आपने कहना है कि वायरल इन्फेक्शन के अंदर आपका एक तरह का चांसेस होते हैं कि उसको एक तरह का नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो, और वो भी मिनिमल चेंज डिजीज का। कौन सा? मिनिमल चेंज डिजीज का। ये आपने कहना है। नेफ्रीटिक, नेफ्रीटिक के अंदर भी आप देखते हो कि वायरल इन्फेक्शन के या चेस्ट इन्फेक्शन, उसके अंदर बच्चों आपने देखना है कि फॉर एग्जांपल कौन सा है। अगर किसी बंदे को चेस्ट इन्फेक्शन है बेटा, और वो है जनाब आपका एक तरह का पैथोजन है जिसका नाम है आपका एक तरह का आप ये स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस पैथोजन है, ठीक हो गया, उसकी वजह से किसी बंदे को चेस्ट इन्फेक्शन हो गई। अब उसकी वजह से एंटीबॉडीज जो होती हैं वो हमारी बॉडी के अंदर बनती हैं, वही एंटीबॉडीज जाके जनाब आपका किडनी के ऊपर अटैक कर सकती हैं, जिसकी वजह से आप ये देख सकते हो, और उस कंडीशन को हम कहते हैं पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अभी सब्र करो, वो अभी हमने अभी डिस्कस करने लगे हैं, वो सिर्फ 2 मिनट सब्र करो, ठीक हो गया। इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि क्यों, क्योंकि उसके नतीजे में जो एंटीबॉडीज हमारी बॉडी के अंदर बनती हैं वही हमारे नॉर्मल सेल्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से हम ये देख सकते हैं। समझ आई है कि नहीं आई? क्यों बेटा, बस थोड़ा सा सब्र। इसको मैं भी थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूँ। यही आपका, चलो क्वेश्चन जो है इधर से हम शुरू कर लेते हैं सबसे पहले। तो अब हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल इन भाई ने भी पूछा है कि हाँ जी सर जी, चेस्ट इन्फेक्शन के साथ इस तरह का क्या लिंक होता है। देखो बच्चों, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अभी हम जो डिस्कस करने लगे हैं वो है नेफ्रीटिक सिंड्रोम। चलो, नेफ्रीटिक सिंड्रोम और नेफ्रोटिक सिंड्रोम दोनों का फर्क का पता चल गया आप लोगों को। नेफ्रीटिक सिंड्रोम के अंदर आपने जो बात अपने जहन के अंदर रखनी है वो सबसे पहले पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, उसका नाम क्या एक तरह का PSGN, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। आपने ये कहना होता है कि पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो है इसका जो दूसरा नाम होता है वो होता है प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। क्या होता है? एक तरह का प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हम ये कहते होते हैं। मोर देन 90% बच्चों जो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है ना, मोर देन 90% एग्जामिनर आपसे इस तरह क्वेश्चन पूछता है कि आपके पास एक पेशेंट आया है, क्या एक तरह का एक पेशेंट आया है, उसको एक तरह की चेस्ट की कोई ना कोई इन्फेक्शन हो गई है, क्या वो एक तरह का चेस्ट की इन्फेक्शन हुई है, और 1 से 3 हफ्ते के बाद, 1 से
3 हफ्ते के बाद वो बंदा आपके पास आता है, उसका ब्लड प्रेशर ज्यादा है, उसको हीमाचूरिया है, उसको जनाब एक तरह का आप कहते हैं हाइपरटेंशन है, ये सारी की सारी कंडीशन है, तो इसको आप क्या कहोगे? आपने कहना है भाईजान अगर 1 से 3 वीक की हिस्ट्री है विद चेस्ट इन्फेक्शन, विद सोर थ्रोट, विद चेस्ट इन्फेक्शन, आपने कहना ये पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है। समझ आई कि नहीं आई? तो आपने कहना है कि हाँ जी जनाब, सबसे पहले होता क्या है? आपने कहना है कि सबसे पहले ये होता है कि आपका एक तरह का एक पैथोजन होता है जिसको हम कहते होते हैं ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस। क्या कहते हैं एक तरह का? ग्रुप ए स्ट्रेप पायोजेंस। तो आपने कहना है कि ग्रुप ए स्ट्रेप पायोजेंस जो साहब जो होते हैं, ये आपकी बॉडी के अंदर एक तरह का चेस्ट इन्फेक्शन करवाते हैं। क्या करवाते हैं? एक तरह की चेस्ट इन्फेक्शन करवाते हैं। तो आपने कहना है कि हाँ जी जनाब, इसकी वजह से क्या हुआ? एक तरह का चेस्ट इन्फेक्शन हुई। चेस्ट इन्फेक्शन हुई, इसकी वजह से चेस्ट इन्फेक्शन से क्या होगा? सोर थ्रोट होगा। ठीक है, सोर थ्रोट हुआ बच्चों। आपने कहना है कि उसके बाद क्या होता है कि आपकी एक तरह की, जैसे किसी बंदे की बॉडी के अंदर आपने कहना है कि स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस बनते हैं, तो इसके नतीजे में बच्चों आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनती हैं। ठीक हो गया? एंटीबॉडीज बनी ना, कोई भी आपकी बॉडी के अंदर कोई पैथोजन आएगा तो उसके नतीजे में जनाब आपकी एक तरह की एंटीबॉडीज बनेगी। ठीक हो गया? अब आपने ये कहना होता है कि ये एंटीबॉडीज जो आपकी बॉडी के अंदर बनती है ना, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ये पैथोजन, इस पैथोजन के अंदर एक प्रोटीन पाई जाती है जिसको हम कहते होते हैं एम प्रोटीन। क्या कहते हैं? एक तरह का एम प्रोटीन। इस पैथोजन के अंदर क्या पाई जाती है? एम प्रोटीन पाई जाती है। और सेम एम प्रोटीन इसी तरह की पाई जाती है आपके हार्ट के अंदर भी और आपके किडनी के अंदर भी। कहां पे पाई जाती है? आपके एक तरह के हार्ट के अंदर भी और आपके किडनी के अंदर भी। आपने ये कहना है। ठीक हो गया? अब देखो कि फॉर एग्जांपल थोड़ा सा इस बात को गौर कीजिएगा, अगर आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज आई, उसने क्या किया? उसने जनाब एक तरह का पैथोजन को अटैक किया। जब पैथोजन को अटैक किया, पैथोजन खत्म हो गया। ठीक है? अब आपके एंटीबॉडीज आपके ब्लड के अंदर ऐसे ही घूम रही हैं। जब आपकी एंटीबॉडीज आपके ब्लड के अंदर ऐसे ही घूम रही हैं और जब इसका आमना सामना आपके हार्ट के साथ होता है या आपके किडनी के साथ होता है, तो हार्ट और किडनी के अंदर कौन सी प्रोटीन्स पाई जाती है? शाबाश, ये बताओ। उन प्रोटीन्स का नाम क्या है? हार्ट और किडनी के अंदर एम प्रोटीन पाई जाती हैं। जब आपके हार्ट और किडनी के अंदर एम प्रोटीन पाई जाती है तो आपका अपना इम्यून सिस्टम ये कहता है कि भाई ये प्रोटीन आपकी नॉर्मल बॉडी के सेल्स की नहीं है, बल्कि ये पैथोजन की है। जब वो आपकी बॉडी के नॉर्मल सेल्स को एज ओ पैथोजन के तौर पर ट्रीट करना शुरू करेगा तो आपका अपना ही इम्यून सिस्टम उनके ऊपर अटैक करने लग पड़ेगा। जब आपका अपना ही इम्यून सिस्टम उनके ऊपर अटैक करने लग पड़ेगा तो इस कंडीशन को हम कहते होते हैं ऑटोइम्यून डिजीज या हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ठीक है? अगर तो इसके अंदर आपका अपना इम्यून सिस्टम आपके किडनी के ऊपर अटैक करना शुरू कर दे, किसके ऊपर अटैक करना शुरू कर दे? किडनी के ऊपर अटैक करना शुरू कर दे, तो इसकी वजह से आप जो डिजीज सुनते होते हैं उसका नाम होता है पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। और अगर इसी वजह से जनाब आपके हार्ट के ऊपर अटैक होना शुरू हो जाए तो इसकी वजह से जो आप डिजीज सुनते हो उसका नाम होता है रूमेटिक फीवर। समझ आ रही है? उसकी वजह से जो नाम होगा वो क्या होगा? एक तरह का रूमेटिक फीवर। अब देखें, एक डिजीज है रूमेटिक फीवर, दूसरी डिजीज है आपकी पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी आपकी ऑटोइम्यून डिजीज है, उसके बाद आपकी रूमेटिक फीवर भी आपकी ऑटोइम्यून डिजीज है। रूमेटिक फीवर जो आपकी ऑटोइम्यून डिजीज है उसके अंदर आप देखते हो टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, जो आपकी एक तरह की पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की जो डिजीज है वो होती है आपकी टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। कोई ऐसा बच्चा जिसको यहां तक समझ नहीं है वो बंदा पूछ सकता है, शाबाश। वरना मैं एक बार दोबारा बता देता हूं। देखो बच्चों, मैंने ये कहा कि फॉर एग्जांपल आप पैथोजन है, इस पैथोजन के अंदर आपने क्या देखा? एम प्रोटीन देखी। ठीक है? ये एम प्रोटीन होती है। अब देखें ये एम प्रोटीन है। अब आपका आपका इम्यून सिस्टम आता है जिसको हम कहते हैं एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज आई, उसने देखा कि हाँ यार पैथोजन के ऊपर एम प्रोटीन है, पैथोजन जिसकी जगह पर एम प्रोटीन होगी वो मेरा दुश्मन है। ठीक है? इसने जनाब क्या काम किया? इसने जनाब आपके पैथोजन को मार दिया। जब ये पैथोजन को मार दिया, इसका फिर सामना हुआ एक तरह के आपके किडनी और उसके बाद हार्ट के साथ। जब इसने किडनी और हार्ट के साथ देखा, इसके ऊपर देखा कि यार यहाँ पर भी एम प्रोटीन है, तो आपने कहा कि अगर एम प्रोटीन है तो मेरा दुश्मन है, इसका मतलब उन्होंने इसके ऊपर भी अटैक करना शुरू कर दिया। तो जब आपका अपना ही इम्यून सिस्टम आपकी बॉडी के नॉर्मल सेल्स की अपने ही सेल्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर दो तो इसको हम क्या कहते हैं? ऑटोइम्यून डिजीज कहते होते हैं। और ऑटोइम्यून डिजीज क्या फायदे की है? नहीं, नुकसान की है। आप इस तरह समझे, अगर दो भाई आपस में ही लड़ना शुरू हो जाए तो क्या है? वो फायदा है नुकसान है? नुकसान है। ठीक है? फायदा नहीं है। तो आपने ये कहना है जी बिल्कुल एज अ फॉरेन पार्टिकल। जी जिस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, बच्चे समझ आ गई है? किसका क्वेश्चन था? तलहा, डॉक्टर यस सर। तलहा।
ओके, अब आते हैं हम आगे और आगे देखते हैं कि आगे का क्या सीन है। आगे देखें कि फॉर एग्जांपल बच्चों, जो कि मैंने आप लोगों को सारी बातें ये जो बता दी हैं कि फॉर एग्जांपल पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, क्योंकि एमसीक्यूज पेपर है, हमने इसके अंदर एक एक चीज ऐसी नोट करनी है जो कि एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। हमने कोई एक सिंगल चीज भी ऐसी नहीं छोड़नी कि बाद में अगर एमसीक्यूज एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे हम बता ना पाए। तो आपने पहले नंबर पे क्या कहना है कि अगर 1 से 3 वीक की हिस्ट्री होगी, उसके बाद आपने कहना है थ्रोट इन्फेक्शन या चेस्ट इन्फेक्शन, उसके बाद क्या हुआ, किडनी उड़ गया, किडनी उड़ गया मतलब कि उसके बाद आपने कहना है ये कि एक तरह का पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है। अब मेरी एक बात सुनो ओ भाई, आपकी जिसके अंदर भी नेफ्राइटिस होता है ना, उसके अंदर कोला कलर यूरिन आता है, समझ आ रही है। आईजीए नेफ्रोपैथी के अंदर भी कोला कलर यूरिन आता है, इसके अंदर भी कोला कलर यूरिन आता है। बहुत सारे बच्चे इस वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं कि पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर कोला कलर यूरिन है। अगर किसी जगह पे कोला कलर यूरिन है तो आपने कहना है कि हाँ जी जनाब ये क्या एक तरह का पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है। ये आपने कहना है कि कोला कलर यूरिन कभी भी डिफरेंशिएट नहीं करता कि ये पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है या आईजीए नेफ्रोपैथी, ये कभी भी इन दोनों को डिफरेंशिएट नहीं करेगा। बल्कि आईजीए नेफ्रोपैथी आपको ये कहेगी कि आपके पास एक बंदा है और उस बंदे को एक तरह का सोर थ्रोट है और अभी उसको 1 से 3 दिन हुए हैं, सोर थ्रोट है उसको 1 से 3 दिन हुए और उसके बाद उसको क्या हुआ, किडनी उड़ गया, किडनी उड़ गया, किडनी इन्फेक्शन हो गई, यूरिन आ गया, मतलब हिमाचूरिया आ गया। आपने क्या कहना है, आपने कहना है कि इस कंडीशन को आप कहते हैं आईजीए नेफ्रोपैथी, आईजीए नेफ्रोपैथी, आईजीए नेफ्रोपैथी। तो भाई आईजीए नेफ्रोपैथी और आपकी पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर फर्क क्या है। आपने कहना आईजीए नेफ्रोपैथी वो होती है जिसके अंदर कभी भी मरीज अगर आपके पास आता है तो उसके अंदर एज डिफरेंस कोई नहीं होता, इतना एज डिफरेंस के साथ कोई भी नहीं है। आपने कहना है कि कभी भी एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछता है तो आपकी हिस्ट्री के अंदर डेज की हिस्ट्री पूछता है। एक के अंदर लिखता है कि हाँ जी जनाब 1 से 3 दिन की हिस्ट्री है, ठीक है, और दूसरे के अंदर ये लिखता होता है कि आपकी 1 से 3 वीक की हिस्ट्री है, ठीक है। अब आपने ये बात अपने जहन के अंदर रखनी है, मैक्सिमम हिस्ट्री 1 वीक तक जा सकती है, मैक्सिमम हिस्ट्री 1 वीक तक भी जा सकती है, ठीक है। जो आपका कौन सा, फॉर एग्जांपल आपने कहना आईजीए नेफ्रोपैथी की हिस्ट्री 1 वीक तक, इससे ऊपर हिस्ट्री नहीं जानी चाहिए। 1 से 3 वीक तक मोस्टली एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। एक बंदा है चेस्ट इन्फेक्शन हुई, हिमाचूरिया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, उसके बाद जनाब वो कहता है ओलिगोयूरिया, ब्लड यूरिन नाइट्रोजन क्रेट का लेवल बढ़ा हुआ है, क्या डायग्नोज है, आईजीए नेफ्रोपैथी भाईजान। अगर वो कहे एक बंदा है चेस्ट इन्फेक्शन है, थ्रोट इन्फेक्शन है, ओलिगोयूरिया, ब्लड यूरिन नाइट्रोजन क्रेट का लेवल बढ़ा हुआ है, और उसके बाद वो कहे कि हाँ जी जनाब एजोथीमिया है या ओलिगोयूरिया हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, और उसके अंदर हम देखते हैं आफ्टर 3 वीक्स, आपने कहना भाईजान ये पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है। ये बात आपने अपने जहन के अंदर रखनी है क्योंकि ये एग्जाम के अंदर आती होती है। देखिए जी, हम लोगों ने ये देख ली कि पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर क्या है। बाकी रेड यूरिन दोनों में है, रेड यूरिन दोनों में है, ये आपने बात अपने जहन के अंदर रखनी है, ठीक है बच्चों। ये आपने कहना है कि रेड यूरिन जो होगा वो दोनों के अंदर होगा, ठीक है, या एक तरह का कोला कलर यूरिन जो होगा वो दोनों के अंदर कह सकते हैं, ये कभी भी डिफरेंशिएटिव नहीं होता। आगे आ जाओ जी, आगे अब आप लोगों को पता होनी चाहिए बच्चों कि अगर फॉर एग्जांपल इसके अंदर ये पूछा जाए कि पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो है ये आपका कौन सा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, तो आपने कहना है कि हाँ जी जनाब कि एक तरह का ये आपका टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है। तो आपने क्या कहना है कि आपका टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, ठीक हो गया बच्चों। उसके बाद आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, आपने कहना है कि इसके अंदर आपका पैथोजन कौन सा था, वो बाईस ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस पायोजन था ना। तो आपने कहना है कि इसके अंदर जो एंटीबॉडीज बनती है वो किसके खिलाफ बनती हैं, स्ट्रेप्टो ओ लाइसन ए एंटीबॉडीज बनती हैं। क्या बनती है, एक तरह का आपने कहना स्ट्रेप्टो ओ लाइसन एंटीबॉडीज बनती होती हैं। तो यहाँ पर आपने लिखना है कि इसके अंदर हम एंटीबॉडीज देखते हैं, स्ट्रेप्टो ओ लाइसन एंटीबॉडीज जो है वो देखते हैं, यानी कि ये वाली एंटीबॉडीज जो है वो आप देखते होते हो बच्चों, ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या कहना है बच्चों, आपने कहना है कि इसके अंदर एक कंप्लीमेंट प्रोटीन का लेवल कम होता है जिसका नाम होता है C3 कंप्लीमेंट प्रोटीन, यानी कि इस बंदे के अंदर C3 कंप्लीमेंट पर जो प्रोटीन होगी उसका जो लेवल होगा वो क्या होगा, एक तरह का काम देखने को मिलेगा। और आपने कहना है कि पोस्ट
स्ट्रेप्टोकोकस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस वाले जो बंदे होते हैं वो आपके खुद ब खुद ही ठीक हो सकते हैं। ठीक हो गया बच्चों? ये अगर नहीं होगा तो वो रेनल डिजीज के अंदर भी जा सकता है। किसके अंदर जा सकते हैं? एक तरह का रेनल डिजीज के अंदर भी जा सकते हैं। अभी तक जो मैंने आप लोगों को सारे का सारा बताया कि पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या है, इसको भी हम बच्चों थोड़ा सा और लेके जाते हैं आगे, और मैं इसमें से बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले बच्चों, अगर आप लोगों को पता चला हो कि फॉर एग्जांपल पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या होता है, तो आपने कहना है कि सबसे पहले पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो होता है इसके अंदर ये नेफ्रिटिक सिंड्रोम है, ग्रुप ए बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन जो होती है वो, आपकी स्किन की इन्फेक्शन, या फिर एक तरह का आपने कहना है कि हाँ जी जनाब कि एक तरह का फेयर एंड से ग्रुप ए बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस जो होती है ये आपकी इन्फेक्शन जो होती है वो जनाब आपकी करवाती है। ठीक हो गया? उसके बाद आपने कहना होता है बच्चों कि एक तरह का 2 से 3 वीक की हिस्ट्री होती है जिसके अंदर इन्फेक्शन कोला कलर यूरिन होता है, ये आपने कहना है। उसके बाद आपने कहना होता है बच्चों कि इसके अंदर और क्या हम देखते होते हैं, C3 कंप्लीमेंट प्रोटीन जो होती है वो एक तरह की कम देखते होते हैं। पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर ये बात भी लिख लें कि आप सब एपिथेलियल बम्प्स देखते हैं। क्या देखते हैं? एक तरह का सब एपिथेलियल बम्प्स। ठीक हो गया बच्चों? उसके बाद आपने कहना हाइपर सेलुलर इन्फ्लेम्ड ग्लोमेरुलाई, हाइपर सेलुलर इन्फ्लेम्ड ग्लोमेरुलाई। तो ये था बच्चों आपका पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। कोई ऐसा बच्चा जिसको किसी भी सिंगल पॉइंट की नहीं समझ, ये बंदा क्वेश्चन पूछ सकता है, वरना हम आगे कंटिन्यू करते हैं। क्लियर है? ऑटोइम्यून आफ्टर 1 to 4 वीक सोर थ्रोट, उसके बाद क्या काज बाई ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस, ग्रुप ए बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस पायोजन, सब एपिथेलियल बम्प्स, लंपी बम्पी अपीयरेंस। बिल्कुल शाबाश एनीवन जी। क्लियर हो गया बच्चों? आगे चलें। आगे अभी हम जो डिस्कस करने लगे हैं वो क्या है, जो आप लोगों ने अपने फोकस करना है बच्चों। आपने ये कहना है कि फॉर एग्जांपल जैसा कि मैंने आप लोगों को ये पूछा कि हाँ जी जनाब इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो है वो इन्वॉल्व होती हैं। अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों ने ये बात पूछी है तो दूसरी जो बात अभी हमने जो डिस्कस करनी है उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। अब पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस तो हो गया। नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को पता होना चाहिए, और वो पता क्या है? आईजीए नेफ्रोपैथी। क्या होता है? एक तरह का आईजीए नेफ्रोपैथी। एग्जाम के अंदर इस दफा क्वेश्चन भी आया था आईजीए नेफ्रोपैथी का। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा, और इंशाल्लाह जो आया होगा ना क्वेश्चन वो आपकी आंखों के सामने घूमने लग पड़ेगा कि हाँ यार सर ने जो करवाया इसी तरह ये पूछा गई थी चीजें। ठीक हो गया बच्चों? 1 मिनट रुकिए यार, मैं पानी पी लूं बस, सिर्फ 1 मिनट यार, मेहरबानी होगी आप लोगों की। हाँ यार पानी मुझे देना। आईजीएन नेफ्रोपैथी के अंदर आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल कि इसके अंदर किस तरह एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। आपने ये कहना होता है कि ये 4 से 5 बातें आप लोगों को लाजमी पता होनी चाहिए। पहले नंबर पे बच्चों आपने कहना है कि आईजीएन नेफ्रोपैथी जो होती है इसका दूसरा नाम होता है बर्गर डिजीज। आप में से कौन कौन बर्गर बच्चा है? बर्गर डिजीज है कोई बर्गर बच्चा? अच्छा जी। दूसरी बात आपने कहनी होती है कि इसके अंदर आईजीए नेफ्रोपैथी के अंदर जो आईजीए अमीनोग्लोबुलिन होती हैं वो किडनी के मेसेंजियम के अंदर इकट्ठी होती हैं। कहाँ पे डिपॉजिट होती हैं? मेसेंजियम के अंदर। तो आपने कहना है कि हाँ जी जनाब रेनल के, आपने कहना है कि मेसेंजियम के अंदर इकट्ठी होती हैं। ठीक हो गया? ठीक हो गया जी। अब देखें आगे क्या है। रिकॉर्डिंग नहीं हो रही क्या? थैंक यू सो मच जी ने पॉज, रिकॉर्डिंग हो रही है। आप देखो बच्चों, आपने क्या कहना है कि हाँ जी जनाब इसके अंदर क्या है, आपने कहना है कि इसके अंदर एक तरह का आईजीए नेफ्रोपैथी वो होती है जिसके अंदर आप क्या देखते हो, इसका दूसरा नाम जो होता है वो आपने क्या कहना है, एक तरह का बर्गर डिजीज कहना होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरे नंबर पे आपने कहना है कि हाँ जी इसके अंदर क्या है, आपने कहना है कि इसके अंदर आईजी नेफ्रोपैथी के अंदर आपका जो किडनी का जो मेसेंजियम होता है ना वो इन्वॉल्व होता है, रेनल मेसेंजियम। क्या होता है? एक तरह का रेनल मेसेंजियम जो होता है वो एक तरह का इन्वॉल्व होता है। तीसरे नंबर पे बच्चों आपने ये कहना है कि इसके अंदर सोर थ्रोट के बाद 1 से 3 दिन के अंदर अंदर गुर्दा उड़ेगा। 1 से 3 दिन के अंदर सोर थ्रोट हुआ पहले, उसके बाद आपने क्या कहना है 1 to 3 डेज की हिस्ट्री होगी। क्या होगी? एक तरह की 1 to 3 डेज की हिस्ट्री होगी। और फिर क्या होगा? आपने कहना है कि एक तरह का नेफ्रिटिक सिंड्रोम के फीचर। नेफ्रिटिक सिंड्रोम के क्या फीचर थे? हाइपरटेंशन, आपने कहना है, आपने कहना ओलिगोयूरिया, आपने कहना एजोटीमिया, ये सारे फीचर आपके थे। ठीक है, आपने कहना हाइपरटेंशन होगा, आपने कहना एजोटीमिया होगा, आपने कहना है कि हाँ जी जनाब एक तरह का ओलिगोयूरिया होगा।
ठीक होगा, ये सारे के सारे चीजें हम देखेंगे। उसके बाद और क्या होता है बच्चों, आपने ये कहना है कि आईजी नेफ्रोपैथी वर्ल्ड वाइड मोस्ट कॉमन डिजीज है। वर्ल्ड वाइड क्या होती है, एक तरह की मोस्ट कॉमन आपकी यही डिजीज है। मोस्ट कॉमन इन अडल्ट, ये लिख लें इन अडल्ट। तो अडल्ट के अंदर जो मोस्ट कॉमन जो डिजीज होती है वो यही होती है। उसके बाद बच्चों आपने क्या कहना है, आपने कहना होता है बच्चों कि एक तरह का कभी भी आईजी नेफ्रोपैथी जो होती है वो आपकी एक तरह की वायरल इन्फेक्शन के साथ ये एसोसिएट करती होती है। और एक और बात लिख लें कि आईजी नेफ्रोपैथी आपकी एक ऐसी डिजीज के साथ एसोसिएट करती है जिसका नाम होता है हिनोश स्कोलन परपूरा, एचएसपी। ये हिनोश स्कोलनल परपूरा क्या है बच्चों, हिनोश स्कोलनल परपूरा ये एक ऐसी डिजीज होती है जो कि आप पढ़ोगे एक तरह का वस्कुलाइटस के चैप्टर के अंदर। कहाँ पे, वस्कुलाइटस के चैप्टर के अंदर। हिनोश स्कोलनल परपूरा के अंदर जो आप किसी भी मरीज के अंदर अगर कभी एग्जामिनर ये पूछता है ना कि आप 35-year-old male present to you with complaint of palpable purpura on buttocks area, क्या पूछेगा एक तरह का, फॉर एग्जाम्पल 45-year-old male present to you with complaint of palpable purpura ऑन बटक्स एरिया, नंबर वन वो ये कहता है, ठीक है। उसके बाद वो कहता है आर्थरेल्जिया, क्या एक तरह का आर्थरेल्जिया, जॉइंट पेन भी है। उसके बाद वो क्या कहता है, एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल पेन बच्चों। उसके बाद वो क्या कहता है, आपने कहना होता है कि एक तरह का रेड यूरिन इन किडनी, रेड यूरिन इन किडनी। ये बात अपने जहन के अंदर रख लो कि इसका जो आंसर है वो हिनोस कॉलन पर पूरा है। ठीक है, तो आपसे अगर कोई बंदा पूछे हिनोस कॉलन पर पूरा क्या है, ये एक वस्कुलर डिजीज होती है बच्चों। आपने कहना है कभी भी अगर आपसे एग्जामिनर पूछा जाए कि परपूरा होगा, अब्डोमिनल पेन होगी, जॉइंट पेन होगी, ठीक हो गया। उसके बाद आपने कहना है हिमाचूरिया है, तो ये आपका एक तरह का क्या है, आपने कहना है कि ये आपका हिनोस कॉलन परपूरा। और जब हम एंटीबॉडीज को देखते हैं तो एंटीबॉडीज जो होती है वो रेनल मेसेंजियम के अंदर आईजी एंटीबॉडीज पाई जाती है, आईजी एंटीबॉडीज पाई जाती हैं बच्चों। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है। तो कभी भी अगर पूछा जाए कि आपके पास एक पेशेंट है, उसके एब्डोमिनल पेन है, ठीक है, उसके बाद उसके अंदर आर्थरेल्जिया है, जोड़ों के अंदर उसके दर्द हो रही है, उसके बाद उसके अंदर पालपेबल पर पूरा है, किडनी उसका उड़ गया है, और उसके अंदर आईजी नेफ्रोपैथी क्या है, आपने कहना ये आपका हिनोस कोलन पर पूरा होता है। समझ आ गई बच्चों, क्लियर है। आगे चले और आगे का क्या सीन है वो देखें जी। ओके जी, गुड हो गया। तो आपने कहना होता है कि इसको हम कहते होते हैं हिनोच कोलन पर पूरा। आगे आ जाओ जी, आगे अब हम कंटिन्यू करते हैं। आगे आप लोगों को जिस बात का पता होना चाहिए कि वो क्या है, आगे होगा जनाब आपका गुड पोस्चर सिंड्रोम। क्या होता है, क्या होता है एक तरह का गुड पोस्चर सिंड्रोम क्या होता है। यहाँ तक कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ है, बंदा क्वेश्चन पूछ सकता है। शाबाश शनिमन जी, एक मिनट बच्चों। देखो बच्चों, गुड पोस्चर सिंड्रोम एक ऐसी डिजीज होती है जिसके अंदर आपने कहना होता है कि हाँ जी जनाब, कि इसके अंदर रेनल मेसेंजियम कहाँ होती है किडनी में। बच्चे रेनल मेसेंजियम आपने ये कहना है कि ये आपके पोडोसाइट्स की जो लेयर्स होती हैं उनके साथ पाई जाती है। इसका भी इंगल्फ करने का वैसे काम होता है। ग्लोमेरुलस बेसमेंट ब्रेन की फॉर 5 मिनट ब्रेक। मैं तो देने के लिए तैयार हूँ 5 मिनट, मेरी अब बोल बोल के तो बस हो गई है। 7:30 बजे से लगातार बोल रहा हूँ, तो इस वजह से। एक मिनट। हाँ, नहीं एक और ना कर लें, बस नहीं अभी। मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा ना कर लें, क्या कहते हो आप लोग। 125। आप नहीं कहना है सर जी, टॉपिक नहीं करवा रहे जे, पढ़ा नहीं रहे हो, ये बातें हैं। अब देखो बच्चों, अगर हमने ये सारे का सारा देखा और इसके अंदर हमने देखा कि क्या क्या कंडीशंस होती हैं, आपको पता चला लिमिटेड यूरिया, लिगो यूरिया, उसके बाद साल्ट रिटेंशन,
उसके बाद जनाब आरबीसी कास्ट हम इसमें देखते हैं। हेमाचूरिया का मतलब ही आरबीसी कास्ट होता है, ठीक है। हाइपरसेलुलर इन्फ्लेम्ड ग्लोमेरुलाई देखते होते हैं। पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकस में ये सारे का सारा हमने पढ़ा है बच्चों, ठीक है। उसके बाद बच्चों अगर हम ये देखते हैं कि आगे क्या, आईजीए नेफ्रोपैथी। आईजीए नेफ्रोपैथी वो होता है जिसके अंदर आपने कहना बर्गर डिजीज है, ठीक है। मेसेंजियम ऑफ ग्लोमेरुलाई ये आपका मोस्ट कॉमन कॉम वर्ल्ड वाइड होता है। आरबीसी ये सारा और इसके साथ एसोसिएट करता है। चलो अभी मैं एक आपको बता, चलो अल्पोर्ट सिंड्रोम करवा दूं कम से कम, उसके बाद बाकी जो है वो फिर कर लेते हैं। देखिए मेरी बात सुने, आपने ये बात अपने जहन के अंदर बच्चों रखनी है कि अल्पोर्ट सिंड्रोम जो होता है ना ये, और आपका जो गुड पोस्चर होता है वो, गुड पोस्चर सिंड्रोम वो होता है जिस, गुड पोस्चर सिंड्रोम वो होता है जिसके अंदर आपकी इम्यूनोग्लोबुलिन क्या होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन टाइप 4 कोलेजन के खिलाफ बनती है। क्या करते हैं कि टाइप 4 कोलेजन के अगेंस्ट बनती है। आई समझ की नहीं आई? इम्यूनोग्लोबुलिन अगर किसी भी बंदे के अंदर टाइप 4 कोलेजन के खिलाफ बनेगी तो इसको हम कहते हैं गुड पोस्चर सिंड्रोम। फॉर एग्जाम्पल गुड पोस्चर सिंड्रोम का जो भी मरीज आता है उस बंदे के अंदर आप ये देखोगे कि उसके अंदर आप क्या देखते हो, हिमोप्टेसिस देख रहे हो और हिमाचूरिया देखते हो। क्यों? क्योंकि टाइप 4 कोलेजन कहाँ है, आपके लंग्स के अंदर भी उसका रोल होता है, जिसकी वजह से आप क्या देखते हो, आपने कहना हिमोप्टेसिस मतलब कि खांसी करते हुए उसमें खून आता है, और हिमाचूरिया मतलब कि यूरिन करते हुए उसमें ब्लड आता है। तो वो होगा गुड पोस्चर सिंड्रोम, ठीक हो गया बच्चों। और उसके अलावा अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आता है और उस पेशेंट के अंदर आप ये देखते हो कि टाइप 4 कोलाजन की म्यूटेशन हो गई है, क्योंकि एक तरह की म्यूटेशन हो गई है, तो इसका मतलब क्या है कि आपने कहना है कि अल्पोर्ट है, अल्पोर्ट के अंदर टाइप 4 कोलाजन की म्यूटेशन हो जाती है। जब आपके के पूरे टाइप 4 कोलाजन की म्यूटेशन होगी तो क्या कोई चीज बची? आपने कहना जहां जहां पर आपके टाइप 4 कोलाजन बनाते होंगे वो सारी चीजें उड़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल टाइप 4 कोलेजन का रोल होता है बच्चों आपके एक तरह का आई के अंदर, टाइप 4 कोलेजन का रोल होता है आपके ईयर के अंदर, टाइप 4 का आपका रोल होता है आपके किडनी के अंदर, ठीक है। अब देखें, जब टाइप 4 कोलेजन का रोल होता है आपके एक तरह के ईयर के अंदर तो आपने कहना है कि जो कोकलिया होता है वो जनाब टाइप 4 कोलेजन सही तरह इधर से नहीं बना पाता, जिसकी वजह से आपने कहना है कि पूरी जिंदगी बंदे को नहीं सुनता। आई समझ? अगर कभी भी एग्जामिनर ये कह दे कि एक पेशेंट आपके पास आता है जिसको हीरिंग लॉस है, कि एक तरह का हीरिंग लॉस है, मतलब कि उसको सुनता ही नहीं है। दूसरा, अगर वो ये कह दे कि एक बंदा जो है उसको एक तरह का आपका दिखाई ही नहीं देता, ठीक है, आपने कहना दिखाई नहीं देता, जिसकी वजह से ब्लू स्क्लेरा हो जाता है। क्या होता है एक तरह का ब्लू स्क्लेरा, आपने कहना कोई भी दिखाई नहीं देता। तीसरे नंबर पे आपने ये बात अपने जहन के अंदर रखनी है कि टाइप 4 कोलेजन आपकी किडनी के अंदर पाया जाता है और वो हीमाचूरिया है, ठीक है। तो अगर कभी भी एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछेगा, आपके पास एक पेशेंट है, उस पेशेंट के अंदर आप हीमाचूरिया देखते हो, उसके बाद वो कहते हैं हीमाचूरिया के साथ साथ वो ये कहते हैं कि आप उस पेशेंट के अंदर जनाब आप एक तरह का हिमोप्टेसिस देखते हो, और उसके बाद वो ये कहता है कि उस पेशेंट के अंदर जनाब आप ये देखते हो कि रेटिनोपैथी हो चुकी है, आइज का प्रॉब्लम हो चुका। तो ये क्या है, आपने कहना है बच्चों कि इस कंडीशन को हम ये कहते होते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कभी भी ये कंडीशन आपके पास अगर आती है, तीनों चीजें, ठीक है, आपने कहना अल्पोर्ट सिंड्रोम कहेंगे, ये क्या अल्पोर्ट सिंड्रोम, ठीक है। इनहेरिटेड डिफेक्ट इन टाइप 4 कोलेजन most common high yield result in thinner and splitting in glomerulus membrane increase as isolated hematuria makes sensory hearing loss and ocular demands। क्या होता है, कान का, दिमाग का, और सॉरी आपने कहना कान का, उसके बाद आपने कहना आंख का, और उसके बाद हिमाचूरिया ये, और साथ आपने कहना कि आपका विजन प्रॉब्लम भी होता है। ये तीन चीजें मेन इसको हम कहते हैं अल्पोर्ट सिंड्रोम। कोई ऐसा बच्चा सर गुड पोस्चर में भी तो एंटीबॉडीज बन रही हैं तो उसमें भी सिम्टम सेम नहीं होंगे। बच्चे गुड पोस्चर के अंदर आपकी टाइप 4 कोलेजन के खिलाफ एंटीबॉडीज बस बनती हैं, उसके अंदर टाइप 4 कोलेजन मुकम्मल तौर पर खराब नहीं होती, उसके अंदर म्यूटेशन नहीं होती। फॉर एग्जांपल आपने कहना है कि आपका गुड पोस्चर के अंदर जो एंटीबॉडीज बनती हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके टाइप 4 कोलेजन के ऊपर अटैक करती हैं जो आपके लंग्स के अंदर है, और जो आपकी एक तरह के कहाँ पे है, आपने कहना है आपके मतलब के किडनी के अंदर, आप ये कह सकते हो लंग्स और किडनी, जिस वजह से हम हिमोप्टेसिस और हिमाचूरिया देखते हैं। लेकिन यहाँ पर आप ना हिमोप्टेसिस देखते हो ना हिमाचूरिया देखते होते हो प्रॉपरली। यहाँ पर आपने जो कहना होता है कि यहाँ पर अल्पोर्ट सिंड्रोम के अंदर आपके जहां पर भी टाइप 4 कोलेजन मौजूद है वहां पर म्यूटेशन होगी। वो चाहे टाइप 4 कोलेजन मौजूद कहाँ पे है, वो चाहे आपका एक तरह का ऑर्गन ऑफ कोर्टी वहां पे है जिसकी वजह से हियरिंग लॉस हो सकता है, वो चाहे टाइप 4 कोलेजन आपके किडनी के अंदर है तो इसकी वजह से हिमाचूरिया हो सकता है, और वही टाइप 4 कोलेजन जो है वो जनाब आपके लंग्स के अंदर जिसकी वजह से हेमोप्टेसिस हो सकता है। ठीक हो गया बच्चों? उसके अंदर एंटीबॉडीज अगेंस्ट, और यहाँ पर क्या है पूरे का पूरा जनाब बना ही नहीं है।
क्लियर हो गया। बाकी आपका जो है वो नेफ्रिटिक वाला बच्चों सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ें रह गई हैं बाकी सब हो गया है आपका, वो इंशाल्लाह आपने कहना है कि हम कल कर लेंगे लीनियर, और ये सिर्फ ये 3 चीज़ें हैं। ठीक है बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी मान अल्लाह हाफिज़ और टेक केयर। ठीक है बच्चों। सर गुड पोस्चर एक बार बच्चे, गुड पोस्चर वो होता है, कल हमने ये रिपीट करना है डिटेल के अंदर। गुड पोस्चर वो होता है जिसके अंदर एंटीबॉडीज जो होती हैं, ठीक है, वो आपके एक तरह के ग्लोमेरुलर स्पेस मेम्ब्रेन के ऊपर अटैक करती हैं। वो ग्लोमेरुलर स्पेस मेम्ब्रेन आपके एक तरह के लंग्स के अंदर और किडनी के अंदर होता है, जिसकी वजह से हीमोचूरिया और हीमोप्टेशन होता है। ठीक हो गया सर, बस टाइम से लेक्चर अपलोड कर दिया करें प्लीज़।